हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का यूनिट फर्स्ट हम लोग ने देखा था। इसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे उसका सॉल्यूशन हम लोग ने देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हमारे एग्जाम में आ सकते हैं या पिछली बार हमारे एग्जाम में आए हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। फिर हम 7 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें आज हमारा यूनिट फर्स्ट जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का बी फॉर्म 5th सेमेस्टर का जो है समाप्त हो जाएगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीहिस्टामिनिक एजेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ द फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिनिक एजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। किसकी डेफिनेशन, एंटीहिस्टामिनिक एजेंट की। फिर उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन के बाद में हमें किसका स्ट्रक्चर बताना है, H1 एंटीहिस्टामिनिक एजेंट या H1 एंटागोनिस्ट का जो है बेसिक पूरा स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बाद में फिर यूज भी लिखना है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक एजेंट का। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं दीज आर द दोज एजेंट और ड्रग्स विच इनबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो क्या करते हैं, हिस्टामिन के जो रेस्पॉन्स को, एक्शन को कम करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, उसको या हिस्टामिनिक कंडीशन को जो है ट्रीट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट कहते हैं। हिस्टामिन क्या है, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड इट कम्स अंडर द क्लास ऑफ ऑटोक्विड्स। तो एक ऑटोक्विड्स होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हिस्टामिन, तो इसी के एक्शन को ये स्टॉप करते हैं जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं H1 एंटागोनिस्ट का। तो इसमें H1 सबसे पहले इसमें हम कई प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग H1 एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि हमें क्लासिफिकेशन लिखना है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट का, और जो H1 एंटागोनिस्ट है उसके बारे में ब्रीफ में हमें स्ट्रक्चर के साथ उसका यूज भी लिखना है। तो पहले हम जो नॉर्मल क्लासिफिकेशन उसको देख लेते हैं। तो H1 एंटागोनिस्ट को किस प्रकार से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, इट इज क्लासिफाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड दीज ऑल आर द टाइप ऑफ H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला अमीनो एल्किल ईथर। अमीनो एल्किल ईथर में कौन कौन सी ड्रग आती हैं, डाइफेनेड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, डाइमेनिड्रीनेट हो गया, डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट हो गया। ठीक है, तो अमीनो एल्किल ईथर में ये 3 ड्रग हो गई। थायोफिन डेरिवेटिव्स में कौन कौन से ड्रग आते हैं, जैसे पायरिलीन हाइड्रोक्लोराइड, मेथाफेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, फेनिलमीन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोराइथेन सिट्रेट हो गया। फिर आती है इसके जो थर्ड क्लास आती है एथिलीन डाइमीन। इसमें क्या है, मेपायरामाइन माइलेट हो गया, ट्राइफेलिन अमीन हाइड्रोक्लोराइड, जोलामीन हाइड्रोक्लोराइड, थोंजिल एमीन हो गया, तो हमारा एथिलीन डाई एमीन हो गया। साइक्लिक बेसिक चैन में इसमें कौन कौन सी ड्रग हो सकती है, तो इसमें 2 प्रकार के ड्रग हो सकते हैं, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स एंड पिप्राजिन डेरिवेटिव्स। इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स में हमारा हो गया अंटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड एंड पिप्रिजिन डेरिवेटिव में हो गया हमारा क्लोरोसाइक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड, सिट्रीजिन, लिबोसिट्रीजिन, बकलीजिन, मक्लीजिन हाइड्रोक्लोराइड। और फिर हमारा आता है फेनोथायाजिन डेरिवेटिव, इसमें हमारा हो गया प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड, और ट्राइमेप्राजिन टार्ट्रेट। ठीक है, फिर इसमें आता है 2G नॉन सीडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक। तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में यही डिफरेंस है इसमें कि इसमें जो है फर्स्ट जनरेशन में सिडेशन कॉज कर सकता है, सेकंड जनरेशन में जो ड्रग आती हैं वो सिडेशन कॉज नहीं करती हैं। तो इसमें हमारा एग्जांपल हो गया लोराटेडिन हो गया, एस्टिमिजोल हो गया, एजिटाडिन माइलेट हो गया। ठीक है, फिर आता है कुछ मिससेलेनियस आता है। मिससेलेनियस में क्या है, जैसे फेनिल डाइमीन टार्ट्रेट हो गया, ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामीन माइलेट हो गया, सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड, क्रोमोलिडीन सोडियम। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया H1 एंटागोनिस्ट का। तो इसमें हमें जो हमारे सिलेबस में H1 एंटागोनिस्ट है और H2 एंटागोनिस्ट है, बेसिकली S3 S4 नहीं है, लेकिन हम इसको अपने नॉलेज के लिए रख सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें H2 एंटागोनिस्ट में कौन कौन सी ड्रग आती हैं, जैसे ओमिटिडीन हो गया, फोमिटिडीन हो गया, रेनिटिडीन, नेजाटिडीन, सिमेटिडीन। ठीक है, इसमें सिमेटिडीन का हमारा सिंथेसिस भी है H2 एंटागोनिस्ट में। ठीक है, फिर और अदर्स क्लास की हो सकती हैं, जैसे इसमें हो गया ड्रग हैविंग डुअल नेचर। इसमें दोनों नेचर हो सकते हैं, जैसे एजिहिस्टिन हो गया, ओलिप्टिडीन हो गया एंड जोफ्रल कोस्ट हो गया, एंड ये हमारा मास्टर सेल स्टेबलाइजर हो गया मॉन्टिल्यूकोस। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, बेसिकली इसमें H1 एंटागोनिस्ट का हमें ब्रीफली स्ट्रक्चर बनाना है, उसका यूज लिखना है, तो उसको हम देख लेते हैं। H1 एंटागोनिस्ट में सबसे पहला कौन सा क्लासिफिकेशन था, इसमें था हमारा अमीनो एल्किल ईथर। अमीनो एल्किल ईथर में जो पहली ड्रग थी वो डाइफेनेड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड था।
तो इसको हम जो वेरियस और टाइप क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, 2 बेंजीन रिंग होती है इसमें, एक इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा होता है, फिर एथिलीन ब्रिज होता है, फिर इसमें अमीनो ग्रुप और HCl लगा होता है। ठीक है, तो इसको आप स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना सकते हैं। हमारा डाइफेनिड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, इसका यूज क्या होता है, तो ये कहाँ पे यूज होता है, यूज टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशन लाइक पेन, हैवी फीवर, कॉमन कोल्ड, वाटरी आइज। ठीक है, तो इसको हम जो है एलर्जिक कंडीशन को दूर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और भी कहाँ पे यूज कर सकते हैं, यूज इन द प्रिवेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मोशन सिकनेस। ठीक है, तो मोशन सिकनेस को दूर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो हमारा डाइफेनिड्रामीन जो हमारे अमीनो एल्किल ईथर क्लास में आता है। दूसरा ड्रग है इसमें डाइमेनहाइड्रीनेट हो गया। डाइमेनहाइड्रीनेट में इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें 2 कंबाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बेंजीन रिंग है जैसे कि डाइफेनिड्रामीन में है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिर CH2 यानी एथिलीन ब्रिज है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, डाइफेनिड्रामीन हो गया, और उसके बाद में इसका 8 क्लोरोथियोफाइलिन का इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको कंपोजिशन को हम कहते हैं डाइफेनिड्रीनेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसका यूज देख लेते हैं क्या है, इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, टू ट्रीट द नाउसा, वोमिटिंग, प्रिवेंट मोशन सिकनेस। ठीक है, तो हमारा पल्टी को ट्रीट करने में भी इसका हम यूज कर सकते हैं, मोशन सिकनेस को दूर करने में इसका यूज कर सकते हैं। अगला जो अमीनो एल्किल ईथर का ड्रग है वो हमारा डॉक्सिलामिन हाइड्रोक्लोराइड सक्सिनेट। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें क्या है, बेसिकली यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था, उसमें डाइफेनिड्रामीन में यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन के साथ यहाँ पे मेथिल ग्रुप लग जा रहा है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन लगा है, फिर यहाँ पे एथिलीन ब्रिज है, फिर ये भी सेम वैसे है जैसे इसको हम अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये डॉक्सिलामिन सक्सिनेट है तो यहाँ पे CH2COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड डबल जुड़ा हुआ है, सक्सिनेट हो गया। ठीक है, इसका यूज हम क्या कर सकते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं इंसोम्निया में कर सकते हैं। इंसोम्निया में क्या होता है, नींद की बीमारी जिसमें नींद नहीं आती है, जैसे कि सेडेटिव हम लेते हैं, हिप्नोटिक्स लेते हैं इंसोम्निया में, तो इसको भी हम उसमें डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट को भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी कहाँ यूज करते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, विटामिन B6 के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है प्रेग्नेंट वोमेन में। ठीक है, तो इसका यूज हम कर सकते हैं। तो मैंने पहली क्लास हो गई H1 एंटागोनिस्ट की अमीनो एल्किल ईथर, इसमें हमने 3 ड्रग देखा, डाइफेनिड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, डाइन हाइड्रीनेट हो गया एंड डॉक्सिलामिन सक्सिनेट हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्लासिफिकेशन क्या है। अगला जो क्लास है H1 एंटागोनिस्ट में वो हमारा एथिलीन डाइअमीन है। एथिलीन डाइअमीन में कौन सी ड्रग है हमारी, इसमें वही ड्रग इंक्लूड है जो हमारे सिलेबस में दिया गया है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के अकॉर्डिंग टू PCI में, तो वही ड्रग इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो उतना हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें एथिलीन डाइअमीन डेरिवेटिव में कौन कौन से आते हैं इसमें इस क्लास में, तो हमारा एक ड्रग है इसमें ट्राइपेलिनामीन, इसमें हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है, तो इसका हमने स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे पायरिडीन रिंग लगा हुआ है और उसके साथ CH2 लगा हुआ, फिर एक बेंजीन रिंग लगा हुआ, फिर एथिलीन ब्रिज है, हमारा अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, एंड HCl है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, आप देख के इसको बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज हम अपर जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे करते हैं ट्रीटमेंट। अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ट्रीटमेंट होता है उसमें इसका यूज कर सकते हैं, और उसको एलर्जिक कंडीशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जितनी भी ड्रग हैं बेसिकली हम इसमें किस में पढ़ रहे हैं, एंटी हिस्टामिनिक में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग जैसे जानते हैं एंटी हिस्टामिनिक का यूज क्या होता है, एलर्जिक कंडीशन को दूर करना। तो इसमें एक जो कॉमन यूज है सम ड्रग में हम लिख सकते हैं। अगला जो क्लास है इसमें पिप्राजिन डेरिवेटिव। पिप्राजिन डेरिवेटिव में कौन कौन से ड्रग आते हैं, जैसे हमारा हो गया क्लोरसाइक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड, तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं क्लोरसाइक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड का, इसको आप देख के बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, यूज टू ट्रीट द एलर्जिक सिस्टम, यूज टू ट्रीटिंग हेपेटाइटिस। ठीक है, एलर्जिक सिस्टम को दूर करने के लिए इसका यूज करते हैं। हेपेटाइटिस को भी के ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है। फिर आता है हमारा मैक्लीजिन हाइड्रोक्लोराइड। मैक्लीजिन हाइड्रोक्लोराइड में सेम स्ट्रक्चर जैसे हमारा क्लोरसाइक्लिजिन का है, ऐसे इसमें भी है मैक्लीजिन में। बस इसमें क्या है, यहाँ पे CH2 पे खत्म हो जा रहा था, CH3 पे, यहाँ पे CH2 के साथ एक बेंजीन लग के फिर वहाँ पे मेथिल ग्रुप ऐड हो गया है। ठीक है, तो इसका यूज हम सॉरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज हम करते हैं नाउसा वोमिटिंग के केस में कर सकते हैं, और ये प्रेगनेंसी में भी सेफ होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में जो नाउसा के ट्रीटमेंट में हम प्रेगनेंसी में भी इसका यूज कर सकते हैं, जो मैक्लीजिन हाइड्रोक्लोराइड है। फिर आता है हमारा बकलीजिन हाइड्रोक्लोराइड। बकलीजिन हाइड्रोक्लोराइड का यूज कहाँ करते हैं, तो इसमें जो कॉमन है जैसे कि एलर्जी कंडीशन को दूर करने में, और इसको हम एंटीएमेटिक के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो इसका भी स्ट्रक्चर मैक्लीजिन की जैसा ही, बस यहाँ पे क्या है, वहाँ पे केवल CH3 ग्रुप था, यहाँ पे कार्बन के साथ 2 मेथिल ग्रुप और ऐड हो जा रहा है, तो हमारा होगा बकलीजिन हाइड्रोक्लोराइड। अगली जो इसके क्लास की ड्रग है
जो है सेट्रेजिन है, ठीक है। तो बहुत ही फेमस ड्रग है, मोस्टली लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी स्ट्रक्चर आधा जो है सेम ही होता है, बस वहां पे जो रिंग लग के उसमें बेंजीन रिंग में जो मेथिल ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पे CH2 यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा सेट्राजिन का स्ट्रक्चर हो गया। आप इसको यूज कर मतलब ड्रॉ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसका यूज भी सेम होता है। लिवोसिट्राजिन का यूज हम वैसे ही कर सकते हैं इसी केस में, जैसे कि हमारा एलर्जी कंडीशन को दूर करने के लिए, तो उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक हाइड्रोजन इसमें लगा हुआ होता है, फिर स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे ये इसका जो है डेरिवेटिव्स होता है, जो सिट्राजिन है वो लिवोसिट्राजिन जो है सिट्राजिन का उसका ही पार्ट्स होता है, आइसोमर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक क्लास हो गया ये एथिलीन डाइएमीन क्लास का, ये सब जिसमें 5-6 ड्रग हमने देख लिया। तो हमारा 2-3 क्लास हो गया। अमीनो एथिलीन डाइएमीन हो गया इसमें, और अमीनो एल्किल ईथर हो गया। जिस प्रकार से हमने चौथा अगला देखते हैं इसमें कौन सा डेरिवेटिव से कौन सी क्लास की ड्रग है H1 एंटागोनिस्ट में। तो ये हमारा हो गया फिनोथायाजिन डेरिवेटिव्स। फिनोथायाजिन डेरिवेटिव में सब पहला ड्रग है प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड। प्रोमेथाजिन आप लोग फिनोथियाजिन पढ़ ही चुके हैं पिछले सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में। उसमें फिनोथायाजिन का बेसिक स्ट्रक्चर था, तो आप बिल्कुल सेम वैसे बना दीजिए। फिर प्रोमेथाजिन में यहाँ पे CH2OH CH3 लगा के फिर यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग याद कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज हम कर सकते हैं सिडेटिव्स के रूप में। फिनोथायाजिन का हमने देखा था यूज उसमें 4th सेमेस्टर में। एंटी कन्वल्सेंट भी यूज हो सकता था, उसको कर सकते थे, और एंटी मतलब सिडेटिव्स में भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको एलर्जी कंडीशन को दूर करने में भी इसका यूज किया जाता है। फिर इसमें जो दूसरी ड्रग है फिनोथायाजिन डेरिवेटिव्स में ट्राइमेप्राजिन टार्टरेट है। ट्राइमेप्राजिन टार्टरेट में क्या है, स्ट्रक्चर सेम ही है, बस यहाँ पे नाइट्रोजन इसमें एक जो CH2 ग्रुप है और ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे टार्टरेट है, तो यहाँ टार्टरेट का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर बना दिया गया, तो आप इसको देख के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्लास हो गया फिनोथायाजिन डेरिवेटिव्स का। अब आता है इसमें H1 एंटागोनिस्ट में जो अगली क्लास है 2G नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक है। तो इसमें जो पहले ड्रग है लोराटाडीन है। लोराटाडीन का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे एक जो बेंजीन रिंग दोनों तरफ लगी, यहाँ पे क्लोराइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पायरिडीन रिंग है, पायरिडीन रिंग के साथ यहाँ पे CO ग्रुप लगा हुआ है, और CH2 CH3 ऐड है। तो स्ट्रक्चर आप देख के इसमें याद कर सकते हैं। अगला जो ड्रग है एस्टिमिजोल है। एस्टिमिजोल का स्ट्रक्चर आप देख सकते बना सकते हैं इसमें। एस्टिमिजोल का यूज भी सेम है, जैसे कि एलर्जी कंडीशन को दूर करने में इसका यूज हम करते हैं। फिर हमारा आता है अगला ड्रग है जो एजाटाडीन है मैलेट। एजाटाडीन मैलेट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें था एजाटाडीन में, इसमें मैलेट में भी मैलेट का स्ट्रक्चर आप अलग से बना दीजिए, ये जैसे यहाँ पे बना हुआ है और स्ट्रक्चर सेम है पिछले ड्रग जैसे। इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज हम करते हैं अपर रेस्पिरेटरी म्यूकोशल के ट्रीटमेंट में, कंजेशन जिसको हम जैसे जो हमारा एलर्जिक रिनिटिस होता है या एलर्जी कंडीशन इसको कह सकते हैं, उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर आता है मिससेलेनियस में, जिसमें थोड़ा थोड़ा सबका जो है इफेक्ट होता है। मिससेलेनियस में ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, इसकी सिंथेसिस भी हमारे सिलेबस में है। तो ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। उसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज कर सकते हैं हम इसको कंट्रोल करने में, किसका सिम्टम हिस्टामिन के सिम्टम को कंट्रोल करने में करते हैं, और इसका कॉम्बिनेशन देते हैं हम कॉमन कोल्ड को यूज करने में। मिसलेनियस में 2-3 ड्रग और है, उसको भी देख लेते हैं। अगला जो ड्रग है क्लोरफेनेरामिन मैलेट। तो क्लोरफेनेरामिन मैलेट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पायरिडीन रिंग इधर लगा हुआ है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, फिर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, CH है, CH2 फिर यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, NCH3 फिर यहाँ पे मैलेट CH डबल बॉन्ड CH इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं एलर्जिक कंडीशन को दूर करने में। तो अगला जो ड्रग है इसमें सेप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसका यूज भी सेम ही होता है, जैसे एलर्जी कंडीशन को दूर करने में किया जाता है इसको। और इसका यूज हम और कहाँ कर सकते हैं, इसका एंटी एमेटिक मतलब पल्टी के ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला ड्रग है इसमें क्रोमाइलिन सोडियम का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। फिर इसमें क्लेमास्टिन फ्यूमरेट है। क्लेमास्टिन फ्यूमरेट का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, और इसके एलर्जिक कंडीशन को भी दूर करने में इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें एंटीहिस्टामिनिक का क्लासिफिकेशन हो गया, फिर इसमें H1 एंटागोनिस्ट का ब्रीफ में स्ट्रक्चर और इसका यूजेज हो गया। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में आप इतना बहुत है, आप इतना लिख सकते हैं, आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इससे भी आपका पेज उसमें कुछ पेज भी आपको भरेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो इसमें एंटीहिस्टामिनिक का क्लासिफिकेशन हो गया, फिर H1 एंटागोनिस्ट के बारे में ब्रीफ डिस्कशन इसमें हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या हो सकता है।
इसमें एक क्वेश्चन है कि क्लासिफाई एंटीहिस्टामिनिक एजेंट और डिस्कस द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक एजेंट या एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। तो हमने पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन तो देख ही लिया है, पिछले क्वेश्चन में सॉरी। अब इसमें जो है इसमें सार और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंटीहिस्टामिनिक का सार। सार मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग 4th सेमेस्टर से पढ़ते चले आ रहे हैं मेडिसिन यूनिवर्सिटी फर्स्ट में ही। सार का मतलब जो होता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है। तो इसमें जो एक बेसिक ड्रग का स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस करते हैं, तो क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में बेसिकली इसका जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, सार में तो इसमें जो बेसिक सार है एंटीहिस्टामिनिक का ड्रग का, तो इसमें जो है 2 एरिल ग्रुप है, यहाँ पे एक एक्सटम है, यहाँ पे जो एथिलीन ब्रिज है, फिर यहाँ पे क्या अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं, तो सबसे पहले एरिल ग्रुप है इसमें, जो कि इसेंशियल एक्टिविटी के लिए। फिर एक्स है, एक्स के जगह पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है। फिर यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है इसमें एथिलीन ब्रिज, जो कार्बन कार्बन का ब्रिज है, एथिलीन ब्रिज जिसको हम कहते हैं, वो भी है। फिर इसमें अमीनो ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 4 पॉइंट बन गया इसमें, जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है इसके स्ट्रक्चर में हमारा 4 पॉइंट बन गया। तो हम देखते हैं इसका बारे बारे से कि एरिल ग्रुप में अगर हम कोई सब्स्टिट्यूट लगाते हैं या इसमें कोई चेंजेस करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो ये सीरियल वाइज हम 4 पॉइंट देखेंगे तो हमारा सार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एरिल ग्रुप। ठीक है, तो इसमें जो एरिल ग्रुप पाया जाता है, 2 प्रकार के एरिल ग्रुप होते हैं इसमें 2 एरिल ग्रुप पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं विद द एक्स कंपाउंड 2 एरिल ग्रुप इज नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ एक्स कंपाउंड के साथ में जो 2 एरिल ग्रुप लगा हुआ है वो क्या होता है, नेसेसरी होता है हमारे एक्टिविटी के लिए। फिर इसमें क्या लिखा है अगला पॉइंट, दे आर द फेनिल ग्रुप और फेनिल मेथिल ग्रुप। ठीक है, क्या होते हैं, फेनिल ग्रुप होते हैं या फेनिल मेथिल ग्रुप होते हैं। If we add alcohol hydroxy group in this ring, the activity will be increased. If we apply an electron withdrawing group such as the nitro group or any other alkyl group, then the activity will be decreased. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर इसमें हम अगर हम कोई अल्कोहल लगाते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाते हैं, तो इसमें एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है यहाँ पे एरिल ग्रुप पे। और इसमें और क्या करते हैं, अगर हमसे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, जैसे कि हम अगर नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं या बल्कि ग्रुप लगाते हैं कोई भी, तो इसमें की एक्टिविटी क्या होती है, इस ड्रग की एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, एंटीहिस्टामिनिक एक्शन नहीं शो करता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया जो है एरिल ग्रुप का। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं एक्स पे, जैसा कि मैं स्ट्रक्चर में देखा था, तो एक्स पे क्या लगा सकते हैं हम, ऑक्सीजन लगा सकते हैं, कार्बन लगा सकते हैं और नाइट्रोजन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन लगाते हैं तो एथिल अमीन ईथर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आर है, ऑक्सीजन लगाते हैं सी। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एथिल अमीनो ईथर बन जाता है। फिर दूसरा में अगर हम कार्बन लगाते हैं तो डाई एल्किल प्रोपिल अमीन बन जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन लगाते हैं तो डाई एल्किल हो गया एंड कार्बन मीथ प्रोप, तो यहाँ प्रोपिल अमीन बन जाता है। और उसके बाद में अगर हम इसमें नाइट्रोजन लगाते हैं तो नाइट्रोजन अगर लगाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, एथिलीन डाई अमीन बन जाएगा। ठीक है, तो कार्बन पे क्या होता है, व्हेन द कार्बन ग्रुप इज प्लेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ एक्स एटम देन डाई एल्किल प्रोपिलअमीन एंड दे आल्सो शो एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी। तो ये क्या फॉर्म करेंगे, डाई एल्किल फेनिलअमीन, और ये क्या शो करेंगे, एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी। मतलब उसकी एक्टिविटी एज इट सेम बनी रहेगी अगर हम कार्बन ऐड करते हैं तो अगर नाइट्रोजन ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, इसमें देख लेते हैं। When the nitrogen group is placed at the position of X, then ethyl diamine is formed. ठीक है, क्या बनेगा, एथिल डाइअमीन बनेगा। एंड दिस आल्सो शो एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी, और क्या शो करेगा, एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, इफ वी यूज एनी अदर एटम और ग्रुप एट द पोजीशन ऑफ एक्स, अगर हम एक्स के जगह पर कोई अलग लगाते हैं इसके अलावा, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन के अलावा, ठीक है, तो क्या होता है, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग एक्टिविटी विल बी कम्प्लीटली लॉस। मतलब उसकी जो है एक्टिविटी होती है कम्प्लीटली लॉस हो जाती है, मतलब वो एक्शन अपना पूरा खत्म कर देता है। तो हमारा 2 पॉइंट हो गया। पहला क्या था, हमारा एरिल ग्रुप था। एरिल ग्रुप पे हमने देखा क्या लगाने पे, जैसे कोई एल्कोहल लगाते हैं या कोई और ग्रुप लगाते हैं तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है। फिर हमने देखा एक्स एटम पे। अब हम देखते हैं एथिल ब्रिज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एथिल ब्रिज में क्या होता है, इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या एक्टिविटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, एथिलीन ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी। ठीक है, एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी के लिए बहुत when we increase the chain length of ethylene bridge or increase the number of carbon branches, then the activity of antihistaminic is decrease। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, चेन लेंथ को इंक्रीज करेंगे या फिर नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करेंगे। तो चेन लेंथ का मतलब अगर हम चेन लेंथ इंक्रीज करेंगे या नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इसकी क्या होगी, एंटीहिस्टामिनिक की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें, एथिलीन ब्रिज में,
When we use the halogenation and attach the halogen at the ethylene bridge, then their antihistaminic activity is increased as well as they also show antidepressant activity. ठीक है, तो अगर हम वहाँ पे उसका हेलोजिनेशन कराते हैं एथिलीन ब्रिज पे, तो क्या होता है, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और वो और क्या जो है इफेक्ट शो करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट भी वो शो करते हैं। उसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं, डिप्रेशन के केस में भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर अगला है हमारा जो चौथा पॉइंट है लास्ट, इसमें नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पे क्या होता है कि इसमें तीन प्रकार के लग सकते हैं नाइट्रोजन एटम में, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या है, इफ द नाइट्रोजन इज टर्सरी इन नेचर। ठीक है, अगर टर्सरी नेचर का है तो इसमें क्या होगा, देन इट शो द मैक्सिमम एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी। तो क्या शो करेंगे, जो मैक्सिमम है, जो एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी है मैक्सिमम शो करेंगे। एंड इफ इट इज प्राइमरी इन नेचर देन इट शो द लेस एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी। अगर प्राइमरी नेचर का होगा तो एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी उसको कम शो करेगा। फिर आता है इफ द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। अगर ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग के रूप में प्रेजेंट होगा देन दी एक्टिविटी इंक्रीज मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसकी जो एक्टिविटी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये हमारा हो गया सार, जो हमने देखा एंटीहिस्टामिनिक एजेंट का। जो मैं क्लासिफिकेशन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देख चुके थे एंटीहिस्टामिनिक का। फिर हमने जो सेकंड क्वेश्चन आपको बताया था कि इसमें क्या था कि क्लासिफिकेशन भी था, तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। फिर उसमें सार था एंटीहिस्टामिनिक का, सार हमने देख लिया। फिर इसमें जो उसी में सेकंड था, उसमें सिमेटिडीन का सिंथेसिस था और उसमें क्या था, उसका यूज था। ठीक है, तो इसमें सिमेटिडीन की सिंथेसिस हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एथिल 2 क्लोरो एसीटेट लेते हैं प्लस फॉर्मामाइड लेते हैं। ठीक है, फॉर्मामाइड का होता है HCONH2 फॉर्मामाइड हो गया, एंड CH3CO CHCl COO C2H5 हमारा एथिल 2 क्लोरो एसीटेट। ठीक है, एथिल 2 क्लोरो। ठीक है, 2 नंबर पर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एथिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, एसीटेट ले लेते हैं। फिर इसका हम क्या LiL4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इस प्रकार का बनता है रिंग फॉर्म में। ठीक है, फिर हम इसका जो है रिएक्शन फर्दर कराते हैं SHCH2 CH2NH2 से। फिर ये जाके कहाँ पे बाइंड होता है, कहाँ ऐड होता है, यहाँ पे जो CH2OH है यहाँ पे जाके H2O निकल जाता है, यहाँ पे ये जो ग्रुप है बाइंड हो जाता है। ठीक है, फिर हम इसका स्ट्रक्चर जो रिएक्शन फर्दर कराते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब इसका फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो ये सिमेटिडीन का फॉर्मेशन करता है। सिमेटिडीन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा होगा सिंथेसिस ऑफ सिमेटिडीन। इसका यूज क्या होता है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, तो ये H2 एंटागोनिस्ट है, तो इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर का ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। और एक यूज कर सकते हैं हम टू इनहिबिट द एंटीहिस्टामिनिक रेस्पॉन्स। ठीक है, तो हिस्टामिनिक रेस्पॉन्स को इनहिबिट करने में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सार हो गया हमारा एंटीहिस्टामिनिक का, और उसके बाद सिंथेसिस हमारी सिमेटिडीन होगी और ये इसका यूज भी हो गया। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन 10 नंबर का था, वो भी यहाँ पे समाप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर में कौन सा है, राइट द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H2 एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो इसमें हमें H2 एंटागोनिस्ट जो है उसका हमें सार लिखना है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। तो H2 एंटागोनिस्ट में बेसिकली हमने 3 रखता है, सिलेबस में है, सिमेटिडीन हो गया, फेमोटिडीन हो गया, रेनिटिडीन हो गया। तो इसमें जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, इसका कैसे इफेक्ट करता है, कैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, कैसे शो करता है, उसमें हमें सार भी लिखना है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जो एंटीहिस्टामिनिक का सार देखा था हमने, इसमें H2 एंटागोनिस्ट का सार। ठीक है, तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर H2 एंटागोनिस्ट का ये होता है हमारा, सबसे पहले क्या होता है, इमिडाजोल रिंग होता है। ये हमारा इमिडाजोल रिंग हो गया। इसमें एक नाइट्रोजन चेन लगा हुआ है, किसमें एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं। सबसे पहला इमिडाजोल रिंग हो गया, दूसरा हमारा नाइट्रोजन चेन हो गया, तीसरा हमारा हुआ एल्किल ग्रुप, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमिडाजोल रिंग में देखते हैं क्या हम ऐड करते हैं या क्या हटाते हैं, तो इसके एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट शो करता है उसके बारे में देखते हैं। इमिडाजोल रिंग इज नॉट द ओनली रिक्वायर्ड रिंग फॉर कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ H2 हिस्टामिन रिसेप्टर। ठीक है, तो केवल इमिडाजोल रिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसमें जो एंटागोनिस्ट है हमारा H2 हिस्टामिन रिसेप्टर का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग जैसे फ्यूरान हो गया, थायोफिन हो गया, थायाजाइड हो गया, that enhance the potency and selecting of H2 receptor antagonist can be used। इसमें और भी हम रिंग यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया फ्यूरॉन हो गया, थायोफिन हो गया, थायोजाइड हो गया, जो कि क्या करते हैं, हमारे जो सिलेक्टिविटी है किसकी, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, उसके पोटेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसको अभी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो हमारा इमिडाजोल रिंग में
हो गया, ठीक है। फिर दूसरा इसमें पॉइंट है नाइट्रोजन चैन, ठीक है, एन चैन, जिसको हम लिख सकते हैं। इसमें क्या चेंजेस करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है या इसमें क्या होता है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं, द रिंग एंड द टर्मिनल नाइट्रोजन शुड बी सेपरेटेड बाय 4 कार्बन एटम फॉर ऑप्टिमम एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है कि रिंग क्या होती है कि इसमें नाइट्रोजन क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है, सेपरेट होने चाहिए 4 कार्बन एटम से। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑप्टिमम जो एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी हो वो शो हो सके। इसमें सेकंड पॉइंट है द आइसोटेरिक थायो ईथर लिंक इज आल्सो प्रेजेंट इन द सर्टेन रिंग और ड्रग। तो इसमें आइसोटेरिक थायो ईथर लिंक प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे रिंग होती हैं, इस जो नाइट्रोजन रिंग है ड्रग के, इसमें ये प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या लिख सकते हैं, द पोटेंशियल नाइट्रोजन शुड बी पोलर नॉन बेसिक सब्सटीट्यूएंट फॉर मैक्सिमम एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। तो अगर इसमें मैक्सिमम एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करनी है तो इसमें क्या है, जो नाइट्रोजन है कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, नॉन बेसिक सब्सटीट्यूएंट होना चाहिए। तो हमारा नाइट्रोजन ग्रुप हो गया। अब इसमें जो है और क्या लिख सकते हैं पॉइंट, इन जनरल एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी वेरियस हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप, जैसे कि इसमें सैनिटिडीन हो गया और निजाटिडीन हो गया, ठीक है। इसमें और एक पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे चेन ऑफ 4 कार्बन एटम इज ऑप्टिमल फॉर द एक्टिविटी। अगर 4 कार्बन एटम है तो ये क्या है, जो है सफिशियंट एक्टिविटी के लिए। शॉर्टर चेन ड्रास्टिकली लोअर द एक्टिविटी, मतलब इसमें 4 कार्बन से कम चेन की होगी तो इसमें जो एक्टिविटी हो वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा सार हो गया किसका, H2 एंटागोनिस्ट का। अब इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं H2 एंटागोनिस्ट का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं H2 एंटागोनिस्ट को हम H2 एंटाहिस्टामिनिक भी कह सकते हैं या एंटी सेक्रेटरी एंटाहिस्टामिनिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, तो लिख सकते हैं आल्सो एंटी सेक्रेटरी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग बिकॉज द रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक। तो इसमें एंटी सेक्रेटरी एंटीहिस्टामिनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड है हमारे स्टमक उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इनसाइड द स्टमक वेल पेराइडल सेल आर प्रेजेंट इन द पेरिटल सेल सेक्रेट द HCl विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन पंप। तो यहाँ हमारे जो हमारे स्टमक में पेराइटल सेल प्रेजेंट होती हैं, देख सकते हैं हमारे स्टमक में जो है पेराइटल सेल पाया जाता है, ठीक है। तो पेराइटल सेल को जूम करते हैं तो वहाँ पे 3 प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं, एस्ट्रिन हो गया, एस्टो हो गया, एस्टाइलकोलिन हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हिस्टामिन कहाँ पे बाइंड होता है, H2 पे, तो क्या होता है ATP CMP के प्रेजेंट में प्रोटीन बढ़ता है, प्रोटीन से प्रोटीन काइनेज बढ़ता है, ठीक है। प्रोटीन काइनेज जो हमारे प्रोटॉन पंप को जो है करता है, स्टिमुलेट करता है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि एसिड का सिक्रेशन होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी हम इसमें लाइन लिख सकते हैं कि अगर हमारा H2 पे बाइंड होता है तो किस प्रकार से एक्शन शो करता है, या फिर गैस्ट्रिन से या फिर एस्टाइलकोलिन से बाइंड करता है तो किस प्रकार का एक्शन शो करता है, तो हम आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन द पेराइटल सेल देयर आर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट, ठीक है। H2 रिसेप्टर पाया जाता है, गैस्ट्रिन पाया जाता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पाया जाता है। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, व्हेन इन द H2 रिसेप्टर हिस्टामिन इज बाइंड दे कन्वर्ट द ATP H2 से अगर बाइंड होता है, ठीक है, तो क्या होता है ATP कन्वर्ट होता है कहाँ पे, एंड ATP कन्वर्ट होता है हमारे CMP में, और वो क्या एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। फिर प्रोटीन काइनेज जो एक्टिवेट करता है प्रोटॉन पंप को, ठीक है। और जब प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हो जाता है तो ये सिक्रेशन करता है हमारे HCl के सिक्रेशन को हमारे स्टमक में इंक्रीज कर देता है, ठीक है। एंड जब गैस्ट्रिन और एस्टाइलकोलिन से बाइंड होता है हिस्टामिन तो पैराइटल रिसेप्टर से, तो ये भी क्या करता है प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ मैकेनिज्म हमने समझ लिया कि कैसे हमारा गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन होता है। फिर हम देखते हैं कि जब एंटी हिस्टामिनिक एजेंट देते हैं, when antihistaminic drug और H2 antagonistic are given then it block the histamine receptor, ठीक है। फिर जब एंटीहिस्टामिनिक ड्रग देते हैं तो जो H2 रिसेप्टर इसको ब्लॉक कर देता है। H2 एंटागोनिस्ट जब हम देते हैं इसको तो क्या करता है कि हिस्टामिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। और जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तब क्या होता है, एक्टिवेशन जो होता है हमारा गैस्ट्रिक एसिड का वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, प्रोटॉन पंप है, ठीक है। तो इसका जो है इस प्रकार से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। तो हमने यहाँ पे सार देख लिया और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन भी जो 10 नंबर का है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें डिस्कस द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट। तो इसमें एल्काइलेटिंग एजेंट हमारा एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स हैं, तो इसका हमें सार देखना है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सार देखते हैं इसका जो है हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एल्काइलेटिंग एजेंट आप साइटोटॉक्सिक, मतलब क्या करते हैं कि डायरेक्टली कहाँ पे एक्ट करते हैं, सेल पे एक्ट करते हैं, तो साइटोटॉक्सिक ड्रग होते हैं। यूज जैस एंटी न्यूप्लास्टिक एंटी कैंसर ड्रग, इसका यूज हम एंटी न्यूप्लास्टिक की तरह से या एंटी कैंसर के ड्रग के रूप में इसका यूज हम कर सकते हैं। नाइट्रोजन मस्टर्ड वाज द फर्स्ट एल्काइलेटिंग एजेंट। तो पहला एल्काइलेटिंग, इसी बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्काइलेटिंग का पहला जो
ड्रग है वो नाइट्रोजन मस्टर्ड है। द टर्म मस्टर्ड ऑब्टेन फ्रॉम द मस्टर्ड गैस, ठीक है, मस्टर्ड गैस से इसको लिया गया है। तो यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर हम इसका देख लेते हैं जो है अल्काइलेटिंग एजेंट का। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 क्लोरो ग्रुप लगा हुआ होता है, यहाँ पे 2 क्लोरो ग्रुप है, एथिल चैन है, ठीक है, नाइट्रोजन लगा हुआ है और आर यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखते हैं कि क्या इसमें हम लगाते हैं या क्या हटाते हैं, इसकी एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है, वही हमारा सार हो जाता है। तो इसका हम देख लेते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट का। तो इसमें जो है सबसे पहला है एथिल हेलो चेन, ठीक है, एथिल हेलो चेन। दूसरे नंबर पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रोजन। तो एथिल हेलो चेन में क्या होता है कि इसमें हम लिख सकते हैं द एथिल हेलो चेन इज द एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होती है। द निगेटिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें क्या होता है कि क्लोरीन का निगेटिव इफेक्ट क्या करता है कि जो स्ट्रेंथ है हमारा नाइट्रोजन का उसको डिक्रीज करता है, रिजल्टिंग मेक इट्स प्रोडोमिनेंट एंड फिजियोलॉजिकल पीएच, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि ये हमारा प्रोडोमिनेंट बनता है, मतलब इसको हम फिजियोलॉजिकल पीएच पे मेंटेन करते हैं। फिर इसमें हम लिख सकते हैं कि एथिलीन चेन इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी बिटवीन क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो इसमें क्लोरीन और नाइट्रोजन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो क्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच में एथिलीन रिंग जो है आवश्यक होता है। एथिलीन चैन, क्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच में एथिलीन चैन यहाँ पे नेसेसरी होता है। फिर इसमें पॉइंट हम लिख सकते हैं, जैसे इफ बी मेक एनी चेंजेस, डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं इसको, तो इसकी एक्टिविटी क्या होती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरो ग्रुप विद अदर हेलोजन ग्रुप डिक्रीज और लॉस द एक्टिविटी। तो इसमें क्लोरीन ग्रुप का अगर हम अदर हेलो ग्रुप जैसे ब्रोमीन से इसका हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो इसकी एक्टिविटी प्रॉपर पूरी जो है रिड्यूस हो जाती है। फिर अगला इसमें साथ में नाइट्रोजन एंड सब्स्टिट्यूएंट, इसमें क्या हम चेंजेस करते हैं इसको देख लेते हैं। द नाइट्रोजन विथ एथिल हेलो ग्रुप मेक एजिरिडीनियम आयन एट फिजियोलॉजिकल पीएच। तो ठीक है, एथिल हेलो ग्रुप के साथ में क्या बनाता है, ये एजिरिडीनियम आयन या बनाता है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल पीएच पे। फिर क्या होता है, दिस एजिरिडियम आयन कॉज द अल्काइलेशन ऑफ डीएनए इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो डीएनए का अल्काइलेशन कॉज कराता है। मोस्ट सिंपल सब्स्टिट्यूएंट वाज मेथिल ग्रुप। तो इसमें मोस्ट जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट लगता है मेथिल ग्रुप लगता है। मेथिल ग्रुप से रिप्लेस विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक फेनिल एलानिन, ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में, या इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर ग्रुप सो डाउन द एजिरिडियम आयन एंड फॉर्मेशन हेंस इंक्रीज द एक्टिविटी बाय रेजिस्टिंग द रिएक्शन ऑफ ड्रग एंड ब्लड कंपोनेंट एंड अदर टिश्यू, ठीक है। तो इससे हमारा इस प्रकार का हम इसमें सार लिख सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो जो हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के रूप में, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इसके जो है इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट जो हमें कैंसर में यूज होता है, एंटी कैंसर ड्रग है। तो कैंसर में क्या होता है कि जो सेल ग्रोथ है जो एबनॉर्मल हो जाती है, ज्यादा सेल ग्रोथ होने लगती है, तो इसमें कैंसर कॉज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्काइलेटिंग एजेंट जब हम देते हैं तो ये क्या करते हैं, जो डीएनए का बेस पेयर होता है उसमें चेंजेस कर देते हैं, ठीक है, उसको मिसमैच कर देते हैं, जिससे इसका इफेक्ट शो होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा डीएनए है यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा है, एडेनिन थायमिन से जुड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा डीएनए स्ट्रक्चर है। फिर ये हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट है। फिर ये जाके 2 प्रकार से एक्ट करता है, ठीक है। कैसे एक्ट करता है यहाँ पे देख सकते हैं, एजेंट एक्टिंग नॉन स्पेसिफिकली एंड एजेंट एक्टिंग स्पेसिफिकली। तो नॉन स्पेसिफिकली जब एक्ट करता है तो कैसे एक्ट करता है, यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या करता है, इसमें लिख सकते हैं तो सबसे पहले जो है अल्काइलेटिक एजेंट जाके इससे बाइंड होता है डीएनए से, डीएनए में फैल जाता है, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा है और एडेनिन थायमिन से, तो यहाँ जो नॉन स्पेसिफिकली हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो है ये प्रिवेंट करते हैं रेप्लिकेशन से, रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन से प्रिवेंट कर देते हैं, इसके बेस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ना चाहिए तो यहाँ पे थायमिन जुड़ गया, तो मिसमैच हो गया इसमें पेयर में। और जो स्पेसिफिकली एक्ट करते हैं वहां पे 3 कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन है मिस पेयरिंग, इसके पेयर जो होता है मिस हो जाता है, जैसे साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन थायमिन, साइटोसिन ग्वानिन ग्वानिन थायमिन, ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ना चाहिए तो यहाँ पर थायमिन जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें मिस पेयरिंग हो जाती है और यहाँ पे डीएनए फ्रैगमेंट्स हो जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं 3 कंडीशन हो गई इसकी, ए बी सी। ए में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस बॉन्ड बिटवीन एटम्स, ठीक है। तो इसमें क्रॉस ब्रिज बन जाते हैं, ठीक है, डीएनए में। फिर इसका रिजल्ट क्या होता है कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे रुक जाता है। फिर दूसरे बी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अल्काइलेशन ग्वानिन बेस में reversibly pair with TS. If this altered pairing is not corrected, it may lead to a permanent mutation, ठीक है। तो इसमें म्यूटेशन मिस पेयरिंग हो जाती है, इसे परमानेंट म्यूटेशन होता है। फिर इसमें अगला जो है थर्ड है जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, डीएनए फ्रेगमेंटेशन माइट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ अटेम्प्ट टू रिप्लेस अल्काइलेट, ठीक है, बेस बाय डीएनए रिपेयर एंजाइम। तो डीएनए रिपेयर एंजाइम के सहायता से इसमें जो हम
डीएनए फ्रेगमेंट्स बन जाता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, जिससे इसका जो है जो फर्दर जो सेल ग्रोथ है वो रुक जाता है। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया हमारा एल्कालाइटिंग एजेंट का। तो हमने सार देख लिया उसका और सिंथेसिस देख लिया। तो ये 10 नंबर वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे यूनिट फर्स्ट के यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब इसमें 7 नंबर के भी 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, और हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।